सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं मिस्टर एमडी पुणे आप सभी का स्वागत करता हूं मोहित दैया क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों कैसे हो सभी आप? बिल्कुल एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद करता हूं। बहुत ही अच्छा। और आपकी जो पढ़ाई है, जो भी आपके सामने एग्जाम है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। इसी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों आप सभी के सामने मैं, जैसा कि आप सभी से मेरा वादा रहा था कि आपके लिए जल्द ही ऑफलाइन क्लासेज के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेज के अंदर दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए दोस्तों टॉपिक वाइज अलग अलग सेशन के अंदर हमने यहाँ से दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड मैटर स्टार्ट किया है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगला लगभग 1 घंटे का हमारा सेशन रहने वाला है। इसके अंदर हमने जो भी पहले पढ़ा है ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ा है या आपने किसी अन्य टीचर से कहीं से भी पढ़ा है, जो भी थ्योरेटिकल मैटर है, आप दोस्तों उसको पहले से रीडिंग करके रखना और फिर यहां से दोस्तों आप क्वेश्चन सोल्व करके अपना आकलन कीजिएगा कि हम कितना बेहतरीन सीख। अब जैसा कि मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, यहां से देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि भोजन का एक प्रमुख अंग है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दे रखे हैं आपको इनमें से जज करना है कि कौन सा भोजन का प्रमुख अंग है। जैसे कि पहला ऑप्शन दे रखा है स्टार्च, अगला ऑप्शन है ग्लूकोज, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कार्बोहाइड्रेट और फोर्थ ऑप्शन है सेलुलोज। हम सभी ने ये शब्दावलियां पढ़ी है। अब आपको एक एक शब्दावली के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखिए, भोजन का एक प्रमुख अंग है। आप अपनी तरफ से आंसर गेस कीजिएगा और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। देखिए, स्टार्च, ग्लूकोज और सेलुलोज, ये सारे के सारे जितने भी पार्ट है ये कार्बोहाइड्रेट के पार्ट होते हैं। हम सभी ने पढ़ा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी इकाई होती है सैकेराइड और उसकी इकाई की संख्या के आधार पर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड, एक होता है डाइसैकेराइड और एक होता है पॉलीसैकेराइड। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे स्टार्च हो गया ये पॉलीसैकेराइड है, ग्लूकोज है मोनोसैकेराइड है, सेल्यूलोज है वो भी क्या है, वो भी पॉलीसैकेराइड है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें भोजन के प्रमुख अंग की, तो प्रमुख अंग होगा दोस्तों कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि हमने दोस्तों चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि भोजन के मुख्य जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होती है वसा और एक होता है प्रोटीन, जिन्हें भोजन का मुख्य अवयव या दोस्तों प्रमुख भोजन के अवयव के नाम से हम जानते हैं। तो पहले का आंसर क्या जाएगा, सही आंसर होगा दोस्तों क्या, कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बोर्ड के ऊपर आपके सामने क्वेश्चन उपस्थित है। लिखा है कि कैप्सूल का आवरण किससे मिलकर बना है। जब हम बीमार होते हैं, देखे होंगे कैप्सूल देते हैं कि जो कैप्सूल का आवरण होता है वो किससे निर्मित होता है। अब आप सभी को देखने में तो लगेगा कि ये हो सकता है प्लास्टिक का, जो प्लास्टिक जैसा दिखाई देता है। क्या वो दोस्तों प्लास्टिक का होता है? नहीं। होगा क्या, होगा दोस्तों इनमें से जो 4 ऑप्शन है उनमें से कोई ना कोई आंसर सही होगा। जैसे पूछा गया है कि कैप्सूल का आवरण किससे बना है, तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखा है अंडे के छिलके से, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सेल्यूलोज से और दोस्तों फोर्थ ऑप्शन दे रखा है स्टार्च से। अगर यहां से हम ऑप्शन को जज करना स्टार्ट करें तो हम सबने पढ़ा है कि जो कैप्सूल का आवरण होता है वो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है और कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा, कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों आपका स्टार्च। स्टार्च से दोस्तों क्या बनता है, स्टार्च से बनता है आपका जो कैप्सूल होता है, मेडिसिन का कैप्सूल होता है उसका आवरण बनता है। इसके लिए स्टार्च होता क्या है, स्टार्च दोस्तों पादपों के संचित भोजन, जिसको हम जंतु मंड के नाम, जिसे हम पादप मंड के नाम से जानते हैं, उसे दोस्तों कहते हैं स्टार्च। इसके लिए जब भी दोस्तों पादप अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं उनको अस्थायी रूप से संग्रह कर लेते हैं और जो संग्रह किया जाता है भोजन वो दोस्तों स्टार्च के रूप में संग्रह किया जाता है और इसी स्टार्च से किसका निर्माण होता है, कैप्सूल का निर्माण होता है। जैसे शरीर में कैप्सूल जाएगा, मेडिसिन जाएगी, तो दोस्तों मेडिसिन अपना काम करेगी और जो कैप्सूल के ऊपर आवरण होगा ना वो दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में घुलनशील हो जाएगा और हम क्या कर लेंगे, उस स्टार्च से ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है और उसके लिए ए ऑप्शन है लैक्टोज। हमने दोस्तों अलग अलग शर्कराओं के नाम पढ़ रखे हैं, तो उसमें पहला ऑप्शन दे रखा है लैक्टोज, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, तीसरा ऑप्शन दे रखा है माल्टोज, माल्टोज और फोर्थ ऑप्शन है ग्लूकोज। देखिए क्या लैक्टोज होगा, क्या सेल्यूलोज होगा, या माल्टोज होगा, या क्या लगता है ग्लूकोज होगा। चलिए एक एक का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। देखो लैक्टोज
जो शर्करा होती है वो किसमें मिलती है? ये दोस्तों दूध में शर्करा पाई जाती है और इसे कहा जाता है दुग्ध शर्करा। ठीक है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो होता है इस प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ है। क्या हम कह सकते हैं? प्रकृति में मिलने वाला सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है। इस क्लियर। लेकिन हमारे शरीर में तो दोस्तों सेल्यूलोज का पाचन ही नहीं होता। तत्काल क्या, हमें तो कैसी भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, तो सेल्यूलोज का तो पाचन हमारे शरीर में होता ही नहीं है। फिर बात करते हैं माल्टोज। माल्टोज दोस्तों मिलती है अनाजों में। कहां मिलती है? अनाजों में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है उसे कहा जाता है माल्टोज। माल्ट, माल्ट का मतलब होता है अनाज। और लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है क्या? ग्लूकोज। तो दोस्तों आंसर सही होगा ग्लूकोज। आप सभी को पता है अपने को जब भी तत्काल ऊर्जा चाहिए होती है आगे भागे जाते हैं, क्या पीते हैं? ग्लूकोन डी। जैसे ग्लूकोन डी पिएंगे तो दोस्तों शरीर में तुरंत ऊर्जा बन जाएगी। तुरंत ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? ग्लूकोज करता है। तो देखिए ऑप्शन था लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज और ग्लूकोज। और हमने कहा हमारे शरीर को जो तत्काल ऊर्जा शर्करा देगी वो शर्करा होगी कौन सी? ग्लूकोज। ये आपको दोस्तों मुख्य जबानी एग्जाम से पहले याद होना चाहिए कि शरीर को तत्काल ऊर्जा कौन प्रदान करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। जो भी आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्राप्त करता है? देखिए हम बात करते हैं दोस्तों, हम दैनिक जीवन में सर्वाधिक जो खाते हैं वो क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट पदार्थ खाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है, अगर हम ऊर्जा की बात करें तो देखो अगर मैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट खाता हूं, तो मेरे शरीर को प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है 4.1 किलो कैलोरी। 4.1 किलो कैलोरी। दूसरी अगर मैं बात करूं वसा की, फैट की बात करूं, तो वसा से दोस्तों मुझे ऊर्जा मिलती है कितनी? वसा से ऊर्जा मिलती है 9.3 किलो कैलोरी। और दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन से मुझे ऊर्जा कितनी मिलती है? प्रोटीन से मुझे ऊर्जा मिलती है दोस्तों 4.3 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। अगर मैं एक एक ग्राम ये सारे अवयव लेता हूं भोजन के, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है 4.1 किलो कैलोरी, वसा से मिलती है 9.3 किलो कैलोरी और प्रोटीन से मिलती है लगभग 4.1 से 4.3 किलो कैलोरी। इट इज क्लियर। अब देखो यहां से हम ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्रदान होती है या कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन। तीसरा ऑप्शन है विटामिन। देखो यहां पे हमने कहा है कि ऊर्जा मिलती कितनों से? 3 ही भोजन के अवयवों से मिलती है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, इससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती क्योंकि ये भोजन का मुख्य अवयव नहीं है। खनिज लवण, दोस्तों खनिज लवण भी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, तो खनिज लवण से भी ऊर्जा नहीं मिलती। अब बात सुनिएगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा मिलेगी या प्रोटीन से? तो आप कहोगे सर देखो आंकड़ों में तो लगभग दोनों का सेम ही दिखाई दे रहा है, 4.1 या लगभग 4 के आसपास। सर्वाधिक खाते क्या है? आपको आंसर यहां से जज करना है। सर्वाधिक हम क्या खाते हैं? हम खाते हैं दोस्तों अनाज, और अनाज में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। हम खाते हैं फल सब्जियां, तो फलों के गुदे के अंदर या दोस्तों जितनी भी सब्जियां होती है भी मुख्यतः क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इट इज क्लियर। तो इसका मतलब हमारे शरीर को दैनिक जीवन में सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि अगर भोजन के तीनों अवयवों को ग्रहण किया जाता है समान मात्रा में, तो समान मात्रा में लेने पर सर्वाधिक ऊर्जा कौन दे सकता है? तो सर्वाधिक ऊर्जा तो दे सकता है कौन? वसा। लेकिन हमारा शरीर दैनिक जीवन के अंदर सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? तो ये ऊर्जा प्राप्त करता है किससे? कार्बोहाइड्रेट से, कार्ब से प्राप्त करता है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एथलीट को, मतलब एथलीट कौन से होते हैं? धावक होते हैं, है ना, जो दोस्तों ओलंपिक खेलों के अंदर भाग लेते हैं, है ना, जो उछल कूद से संबंधित काम करते हैं। तो जो एथलीट होते हैं उनको निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? क्योंकि आप सभी को पता है कि दोस्तों वो शारीरिक मेहनत का काम करते हैं, और जब शारीरिक कार्य किया जाएगा तो व्यक्ति को ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और उनको क्योंकि तुरंत आवश्यकता ऊर्जा की होती है, इसी कारण से उन्हें निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ खाना चाहिए ताकि उनको दोस्तों तुरंत ऊर्जा मिल सके? तो दोस्तों यहां से हम बात करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है वसा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है विटामिन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन, और चौथा ऑप्शन दे रखा है क्या? कार्बोहाइड्रेट। 4 ऑप्शन है। आप सभी को मैंने बताया था दोस्तों जो वसा होती है ना, उसका दोस्तों प्रति ग्राम मात्रा में लेने पर ऊर्जा तो सर्वाधिक मिलती है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर सर्वाधिक जो ऊर्जा मिलती है या सबसे पहले जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को पचा पाना आसान होता है, ग्लूकोज को पचा पाना आसान होता है, और इसी कारण से जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, क्योंकि इससे हमारे शरीर को क्या मिलेगी? इससे हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलेगी, और ये हमारा शरीर के लिए आसानी से ऊर्जा प्राप्त करने का एक अच्छा साधन होता है। तो एथलीट को जल्दी
और ज्यादा ऊर्जा अगर चाहिए तो दोस्तों उसे लेना होगा यूज में कार्बोहाइड्रेट, या कार्बोहाइड्रेट के जितने भी सब्सटेंस हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की शर्करा हो सकती है, उनका उपयोग करना चाहिए। ये हमारा 5th क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा गया है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है। आप सभी को पता है, जब दोस्तों हम मेहनत का काम करते हैं, अरे कभी कभी मेहनत का काम करना पड़ता है, अचानक से दौड़ भाग करते हैं, हम किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हम दौड़ भाग भी करते हैं, और आप क्या पाते हो कि जब हम फर्स्ट बार दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके दूसरे दिन हमारे पेन होती है, हमारे पैरों के अंदर, पैरों की मांसपेशियों में भयंकर दर्द का एहसास होता है। या कभी कभी दोस्तों मान लीजिए, मैं आपको बेसिक बात बताता हूँ कैसे, जैसे मान लीजिए आप दोस्तों कहीं मूवी देखने गए, और दोस्तों मूवी सलमान खान की मूवी, और जैसे ही दोस्तों सलमान खान ने शर्ट उतारा, वहां पास में बैठी गर्ल्स ने हमारी क्या आवाज, सल्लू क्या बात है ना, क्या शानदार बॉडी बनाई है। तो होता क्या है, उस समय आप मोटिवेट हो जाते हो कि यार भाई को बॉडी बनानी पड़ेगी, है ना, हो सकता है बॉडी बनाने से कुछ बात बन जाए, और आप जाते हो जिम में। अब दोस्तों जिम वाला ट्रेनर आपसे क्या बोलता है, आज आपका फर्स्ट दिन है, आपको नॉर्मल एरोबिक करनी है, नॉर्मल उछल कूद करनी है, क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की जो पहुंचने की प्रकृति होती है वो दोस्तों आपके दैनिक रूटीन के अनुसार होती है, और अगर आपको ऊर्जा बनानी है तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता भी क्या होगी, ज्यादा। अब आप अचानक से दोस्तों क्या करते हो, जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हो, तब तक ट्रेनर सामने होता है, तब तक तो आप ध्यान रखते हो, और जैसे ही दोस्तों ट्रेनर साइड में जाता है, आप बड़े वाले डंबल उठाते हो, लालच आता है कि जल्दी बॉडी बना लूं, और खच 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 दोस्तों बहुत तेजी से आप क्या करते हो, अपनी बॉडी बनाने की कोशिश करते हो। आपकी मां अचानक से अत्यधिक कार्य करती है, उस दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा बन नहीं पाती, इसलिए हमें जरूरत होती है। तो होगा क्या, आपके पास में जो भी ग्लूकोज होगा वो ऑक्सीजन की कमी के अंदर क्या होगा, एक मध्यवर्ती उत्पाद में टूटेगा, और वो मध्यवर्ती उत्पाद होता है लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड क्या होगा, आपके दोस्तों आपके दोस्तों मांसपेशियों के अंदर जमा हो जाएगा, और जब वहां जमा हो जाएगा तो अगले दिन जब आप दोस्तों उठोगे, है ना, सुबह सुबह उठोगे मॉर्निंग में, तो दोस्तों अपने हाथ को हिलाओगे तो ऐसा फील होगा जैसे लकवा मार गया है, हाथ हिलेगा ही नहीं, इतना भयंकर पेन होगा। और फिर धीरे धीरे दोस्तों क्या होगा, आप जब रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो धीरे धीरे लैक्टिक अम्ल हट जाएगा, और उस दौरान आपके शरीर में ऊर्जा बननी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, ये ऑप्शन भी ठीक है ना, बिल्कुल गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसी कारण से उतनी ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात करते हैं, अगला दे रखा है पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट। हाँ बिल्कुल दोस्तों, हो सकता है आपने एक्सरसाइज कुछ ज्यादा की है तो आपकी मसल्स खिंच गई है, या हो सकता है वहां पे जो भी आपके फाइबर थे उनमें खिंचाव आ गया है, तो जिसके कारण भी पेन हो सकता है। अगला ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोज का अवक्ष्य। तो दोस्तों ग्लूकोज का अवक्ष्य मतलब ग्लूकोज है वो पूर्णतः विघटित नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका सबसे जो प्रॉपर आंसर दे रखा है वो यहाँ दे रखा है लैक्टिक एसिड का संचय होना। ताकि हमने कहा था ये दर्द का कारण क्या होता है, ये सब ठीक है, लेकिन लैक्टिक जो अम्ल है उसका जमा हो जाता है, और मांसपेशियों में अम्ल के जमाव के कारण दर्द का एहसास होता है। तो आप सबको अच्छे से याद रखना है, अत्यधिक एक्सरसाइज के दौरान, अत्यधिक व्यायाम के दौरान हमारे शरीर में ऑक्सीजन की दोस्तों उतनी आपूर्ति नहीं हो पाती, उस दौरान हमारा शरीर क्या करता है, अवायवीय श्वसन करता है, और अवायवीय श्वसन से क्या निर्माण होता है, अवायवीय श्वसन से निर्माण होता है लैक्टिक एसिड का, और इसी कारण से मांसपेशियों में तीव्र दर्द होता है। तो यह आपका दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, लिखा है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। पहली बात तो अमीनो अम्ल क्या होते हैं, अमीनो अम्ल प्रोटीन इकाई होती है, इनके जुड़ने से दोस्तों किसका निर्माण होता है, अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ेंगे और प्रोटीन का निर्माण करेंगे। और जब दोस्तों प्रोटीन का निर्माण होगा, क्योंकि प्रोटीन है बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस, तो इससे हमारे शरीर का भी निर्माण होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। इसके लिए देखो प्रोटीन बनाने के लिए दोस्तों आवश्यकता होती है 20 अमीनो एसिड की, टोटल चाहिए कितने, 20 अमीनो एसिड। अब दोस्तों 20 में से 10 तो होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, और 10 ऐसे होते हैं जो हमें दोस्तों बाहर से जो भी हम खाद्य सामग्री खाते हैं वहां से प्राप्त करने होते हैं। तो इसी कारण से जो शरीर में बनते हैं उन्हें तो कहा जाता है अनावश्यक अमीनो अम्ल, इन्हें क्या बोलते हैं, अनावश्यक। और दोस्तों बाहर से हम प्राप्त करते हैं उन्हें बोलते हैं आवश्यक, आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है, आवश्यक अमीनो अम्ल। अरे दोस्तों अनावश्यक इसलिए क्योंकि दोस्तों ये तो शरीर में ही बन रहे हैं, और वो बोलते हैं ना कि दोस्तों घर की जो मुर्गी होती है वो तो दाल बराबर होती है, इसी कारण से क्या है ये अनावश्यक कहलाते हैं। तो कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, ऑप्शन आप सभी के सामने है, कितने, 20 अमीनो अम्ल की। तो भी ये भी पूछा जा सकता था कि अनावश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं, 10 होते हैं, और आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं, ये भी 10 होते हैं। ये दोस्तों बाहर से प्राप्त करते हैं, जबकि ये हमारे शरीर के अंदर ही निहित
याद रखना, प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। देखिए हमने कहा दोस्तों भोजन के जो मुख्य अवयव है वो कितने हैं, वो है 3। इसके लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है ऊर्जा देना। इसके लिए मुख्यतः काम है कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा देना। अच्छा वसा, वसा का क्या काम है, वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। कार्बोहाइड्रेट के पश्चात हमें वसा क्या देती है, ऊर्जा देती है। लेकिन वसा के अन्य भी काम है। वसा हमारे शरीर के अंदर दोस्तों विटामिन के विलायक के रूप में कार्य करती है, नो डाउट। फिर हमने कहा दोस्तों ये अपने को बाह्य आघातों से बचाती है। ये साथ साथ में दोस्तों उष्मा खेपी प्रकृति की होती है, इसी कारण से हमारे शरीर को सर्दी और गर्मी का कम एहसास करवाती है ना। अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो वसा भी आपके शरीर को क्या देती है, ऊर्जा ही देने का काम करती है मुख्यतः। फिर बात करते हैं प्रोटीन की। देखो जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन का काम होता है दोस्तों शरीर का निर्माण करना। आप सभी को पता है जब हम जिम जाते हैं तो दोस्तों जो जिम ट्रेनर होता है वो मुख्यतः हमें क्या होता है, प्रोटीन खाने की सलाह देता है। क्लियर, वो प्रोटीन खाने की सलाह क्यों देता है, क्योंकि हमारी जो मसल्स है, हमारी जो मांसपेशियां हैं उनका निर्माण करता है प्रोटीन, और इसी कारण से प्रोटीन को बोलते हैं का निर्माणकारी पदार्थ। या दोस्तों प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग सबस्टेंस या ब्लॉक बिल्डिंग सबस्टेंस कहा जाता है। ऐसा पदार्थ है जो शरीर का क्या करता है, निर्माण करता है, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है। हमारे शरीर के हर हिस्से के अंदर दोस्तों किसी न किसी प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। जैसे बालों के अंदर केराटिन, नाखून के अंदर भी, त्वचा में अल्फा केराटिन। तो हमने कहा दोस्तों प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन शरीर को ऊर्जा तो दे सकता है लेकिन ये मुख्यतः ऊर्जा देने का काम नहीं करता, ये करता है शरीर के निर्माण का कार्य, शरीर के मरम्मत का कार्य। शरीर का निर्माणकारी पदार्थ किसे कहा जाता है, का निर्माणकारी पदार्थ कहा जाता है तो प्रोटीन। यहां से देखो क्या आंसर जाएगा, ऊतकों की बात की है, टिश्यू की बात की है, तो मतलब शरीर में जो टिश्यू बनते हैं या ऊतक बनते हैं उनका निर्माण होता है किसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा। वसा, वसा भी आपके शरीर को ऊर्जा देने का काम करती है, अन्य सहायकारी कार्य हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्यतः काम होता है केवल ऊर्जा देना, जबकि विटामिन जो होते हैं ना ये तो शरीर के सुरक्षात्मक खाद्य कहलाते हैं। इनकी आंशिक मात्रा हमारे शरीर की कार्य पत्ती आराम से चलती रहे के लिए आवश्यक होती है, इनसे अपने को ऊर्जा प्राप्त हो नहीं और न ये शरीर का निर्माण करते हैं। तो आंसर जाएगा क्या, प्रोटीन। प्रोटीन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है सीधा। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, प्रोटीन होती है सोयाबीन के अंदर, वो कितनी होती है। देखिए आपको प्रोटीन प्राप्त होती है दो प्रकार से, एक तो प्राप्त होती है जंतु से, है ना, जितने भी जंतु उत्पाद होते हैं उनसे प्राप्त होती है। जैसे जंतु से क्या क्या उत्पाद मिलता है, दूध से प्रोटीन, फिर दूध से बनी हुई जितने हैं उनमें भी प्रोटीन पाई जाती है। अंडे से दोस्तों प्रोटीन प्राप्त होता है, बिल्कुल प्राप्त होता है। और अगर हम बात करें, अगर हम दोस्तों मांस का सेवन करते हैं, मांसपेशियां प्रोटीन से बनी है, लास्ट क्वेश्चन में चर्चा हुई थी। और अगर हम मांसपेशी खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर भी दोस्तों क्या होगा, सीधा प्रोटीन, ठीक नहीं है। तो हम अगर मीट का सेवन करते हैं तो भी प्रोटीन मिलेगा, लेकिन ये मिलते हैं अपने को जंतुओं से। दूसरी प्रोटीन मिलती है पादप से, और जो पादप से प्रोटीन मिलती है, और दोस्तों पादपों में सबसे जो प्रोटीन मिलती है वो मिलती है किसके द्वारा, सोयाबीन के द्वारा। और सोयाबीन से जो प्रोटीन की मात्रा प्राप्त होती है वो होती है दोस्तों 40 से लेके 42 तक, 42 तक। तो सामने आपको ऑप्शन बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है कि हमारे शरीर में सोयाबीन से जो प्रोटीन प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है। तो प्रोटीन का भाग होता है सोयाबीन के अंदर कितना, 42, और ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। एक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा याद किया जा सकता है, कोई भी कंसेप्चुअल बात नहीं है। फिर पूछा गया है कि इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। अब आप सभी को पता है, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है मांस, मांस का मतलब मांसपेशियां किससे निर्मित होती है, प्रोटीन से निर्मित होती है, नो डाउट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों क्या, दूध। तो दोस्तों दूध की अगर हम बात करें तो दूध में भी प्रोटीन मिलती है, कैसीन प्रोटीन मिलती है, कैसीन प्रोटीन मिलती है। तो दूध भी अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है चावल, और फोर्थ आंसर, फोर्थ जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, फोर्थ जो ऑप्शन दे रखा है सॉरी, वो दे रखा है दाल। देखो दालें भी आपके क्या होती है, मुख्यतः दोस्तों किसकी स्रोत होती है, प्रोटीन की स्रोत होती है। अब बात करते हैं चावल की। देखो चावल में मुख्यतः पाया जाता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। अगर वैसे तो कहा जाए तो ये क्वेश्चन उतना सही नहीं है, ये पुरानी एग्जाम में पूछा गया है। और अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे अपने को आंसर के लिए जाना है चावल। चावल के अंदर प्रोटीन तो पाई जाती है, एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है ओरिजिनिन। लेकिन अगर हम बात करें मुख्यतः यहाँ से प्रोटीन का स्रोत कौन है, तो मुख्यतः प्रोटीन के स्रोत है दोस्तों मांस, दूध और दाल। तो दोस्तों चावल के लिए हम यहाँ पे जाएंगे कि चावल के अंदर प्रोटीन नहीं पाई जाती या बिल्कुल ही नाम मात्र की पाई जाती है, तो आंसर जाएगा चावल।
अदरवाइज वहां से चावल को वैसे रिमूव भी किया जा सकता था ऑप्शन को। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, ये पुराना क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए मुझे ऐड करना पड़ा। आगे बात करते हैं, सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। आपके सामने अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, कहा गया है कि किस सर्वाधिक प्रोटीन। तो सर्वाधिक प्रोटीन की अगर हम यहां से बात करें तो देखो, एक ऑप्शन दे रखा है सेब, ठीक है। सेब के अंदर दोस्तों प्रोटीन हम कह सकते हैं, फल है तो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। दूसरा दे रखा है सोयाबीन, और अभी हमने सोयाबीन के बारे में पढ़ा था कि सोयाबीन में लगभग दोस्तों प्रोटीन कितनी मिलती है। आप सभी को पता है दोस्तों, सोयाबीन भिगो भिगो के खाए जाते हैं जब हमें अपनी मसल्स की वृद्धि करनी होती है। फिर अगली बात करें ऑप्शन गेहूं। गेहूं के अंदर मुख्यतः क्या मिलेगा? गेहूं में दोस्तों मुख्यतः मिलता है आपके कार्बोहाइड्रेट, लगभग 78% तो क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है। तो दोस्तों ये तो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। और लास्ट ऑप्शन है मूंगफली, और मूंगफली में दोस्तों क्या मिलेगा? एक तो वसा मिलेगी मूंगफली में, और दूसरा दोस्तों इसमें प्रोटीन भी मिलता है। लगभग मैं कह सकता हूं 26% क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। इस क्लियर? तो यहां से हमें ऑप्शन देखना है सही कौन सा होगा। तो ऑप्शन नो डाउट कौन सा सही होने वाला है? सोयाबीन आपका आंसर जो जाएगा यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर वाला है, क्योंकि सोयाबीन में लगभग 40% आपकी प्रोटीन मिलती है। देखो सर्वाधिक किसमें मिलती है प्रोटीन? अगर हम बात करें पादप उत्पाद की, तो सर्वाधिक प्रोटीन मिलती है सोयाबीन में। सोयाबीन के बाद दोस्तों प्रोटीन मिलती है मूंगफली में, और मूंगफली के बाद दोस्तों मिलती है किसमें? दालों में। दालों में लगभग जो प्रोटीन पाई जाती है वो 22 से लेके या 21 से लेके भी कह सकते हैं 25 तक पाई जाती है। 22 से लगभग 25 तक ऑलमोस्ट दालों के अंदर क्या मिलेगी? प्रोटीन की मात्रा मिलेगी। यहां से आंसर क्या जाने वाला है? सर्वाधिक अपने को प्रति ग्राम जो प्रोटीन मिलती है वो मिलती है सोयाबीन से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 12 क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है। पूछा है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। देखो शाकाहारी किससे अधिकतम प्रोटीन पाएंगे? आप सभी को पता है शाकाहारी है तो शाकाहारी का मतलब है कि वो दोस्तों किसी प्रकार का मांस का सेवन नहीं करेंगे, प्रकार के अन्य जीव को मारकर नहीं खाएंगे। तो शाकाहारी के बारे में बात करने सारे जितने ऑप्शन है वो शाकाहारी से संबंधित है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन दे रखा है अनाजों से। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, देखो अनाजों में मिलती है दोस्तों मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट। अनाजों में तो मिलती क्या है? कार्बोहाइड्रेट मिलती है। अनाजों में मिलने वाली कार्बोहाइड्रेट कौन सी? शर्करा कौन सी है? माल्टोज। फिर बात करते हैं दालों से। हाँ दोस्तों, दालों आप सभी को पता है दालों का सेवन मुख्यतः प्रोटीन की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। फिर बात की है सब्जियां। सब्जियों में भी मुख्यतः क्या मिलता है? मुख्यतः मिलेगा या तो सेल्यूलोज जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और दूध, दूध की बात करें तो दूध में आंशिक मात्रा में प्रोटीन मिलती है, लेकिन बहुत अत्यधिक मात्रा में तो नहीं मिलती। ऑलमोस्ट हम बात कर सकते हैं लगभग 12% भाग प्रोटीन का हो सकता है। यहां से हम बात करें तो कौन सा आंसर सही जाने वाला है? दालों का। दालों के अंदर मुख्यतः क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है, और प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानी जाती है आपकी दालें। दलहनी जो फसलें हैं वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट ही हुआ है कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है। अब देखो आपके सामने एक तो पहला ऑप्शन दे रखा है उड़द। उड़द आपको पता है दाल है। फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है अरहर, आपको पता है दाल है। मटर, मटर को भी दोस्तों दालों में शामिल किया जाता है, इट इज क्लियर। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है सोयाबीन। और दालों की मैंने आपको बताया था कि दालों की जो प्रोटीन की रेंज होती है ना, वो लगभग होती है दोस्तों 20 से लेके लगभग 25 तक ये रेंज होती है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ऊपर नीचे भी हो सकती है अलग अलग दालों के अंदर, लेकिन हमने अभी सोयाबीन की बात की थी। सोयाबीन में तो कितना मिलता है? लगभग दोस्तों 40 से तक मिलता है। नो डाउट यहाँ से सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ से सही आंसर जाने वाला है सोयाबीन। ठीक, तो सबसे अधिक यहाँ से प्रोटीन किससे मिलेगी? यहाँ सबसे अधिक प्रोटीन अपने को सोयाबीन से। तो यहाँ तक शायद मुझे लगता है दोस्तों कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है और आप आसानी से सोल्व कर सकते हो अगर आपने ऑफलाइन क्लासेज ली है। देखो फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है। हमारे शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? कहाँ जमा होती है? आप सभी को पता है कहाँ जमा होती है? अपनी जो त्वचा होती है जस्ट नीचे वसा का जमाव होता है। अरे फेट कहाँ मिलती है? त्वचा के जस्ट नीचे ही मिलती है। फिर उसके नीचे तो आपकी मसल्स मिलने लग जाती है। आप सभी शरीर के अलग अलग भागों को देखो जहां जहां वसा का जमाव होता है, तो त्वचा के जस्ट नीचे आपको मोटापा देखने को, और त्वचा के नीचे ये जो ऊतक पाए जाते हैं ना, इन ऊतकों को क्या बोलते हैं? देखो बाह्य त्वचा पूछा है, बिल्कुल गलत आंसर है, कोई बड़ी बात नहीं है। वसा ऊतक यहाँ पे हम सोचेंगे। यकृत, बिल्कुल यकृत के अंदर भी दोस्तों वसा का जमाव नहीं होता है केवल। और एपिथेलियम जो ऊतक है यहाँ पे भी जमा नहीं होता दोस्तों। वसा का जो जमाव होता है वो जमा होता है वसा ऊतकों में। नाम से पता चल रहा है वसा ऊतक है, तो वसा के कारण ही इनको वसा ऊतक बोलते होंगे, या इनको बोलते हैं एडिपोस ऊतक। क्या बोलते हैं?
एडिपोस ऊतकों क्या होगा, वसा का जमाव होगा। तो दोस्तों अच्छे फैटी होते हैं, जो लोग मोटे होते हैं, त्वचा के नीचे जमा होने के कारण उनको कम होता है। मोटे व्यक्ति को पीटा जाता है, अरे पतले व्यक्ति को आप पीटोगे ना तो दोस्तों उसके चोट आर पार निकल जाती है, आप पीछे की तरफ पीटोगे उसे दर्द का एहसास आगे तक होगा, लेकिन मोटे व्यक्ति को आप पीटते हो तो वो क्या बोलता है, भाई इधर भी खुजा देना, थोड़ा इधर भी खुजा देना, उसको बताना पड़ता है कि अरे मैं खुजा नहीं रहा हूं, तेरे पीट रहा हूं। तो दोस्तों क्यों, क्योंकि दोस्तों एडिपोस ऊतकों के अंदर क्या जमा है, वसा जमा है। तो यहां से आंसर जाएगा वसा ऊतक, या जिनको बोलते हैं एडिपोस ऊतक। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्ति होती है। अभी एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपके लिए यहाँ पे दोस्तों एक्सप्लेनेशन, हमें जो मुख्यतः ऊर्जा मिलती है वो मिलती है दोस्तों तीन ही भोजन के अवयवों से। एक ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, दूसरी ऊर्जा मिलती है वसा से, और तीसरी ऊर्जा मिलती है अपने को किससे, अपने को मिलती है प्रोटीन से। शरीर ऊर्जा बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि प्रोटीन को क्या काम दे रखा है, प्रोटीन को एक ही काम दे रखा है, तू तो मसल्स का निर्माण कर, मांसपेशियों का निर्माण कर, शरीर का निर्माण कर, शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत कर, ये केवल प्रोटीन को काम दिया है। अब ऊर्जा कौन देता है, ऊर्जा देते हैं मुख्यतः शरीर को कार्बोहाइड्रेट और वसा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रति ग्राम, अगर आप इन सभी पदार्थों को एक समान मात्रा में या प्रति ग्राम समान मात्रा में खाते हो तो सर्वाधिक ऊर्जा कौन देगा। और हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट से जो जो ऊर्जा मिलती है दोस्तों, वो मिलती है लगभग 4.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, इसके लिए। और वहीं पे हमने बात की थी वसा की, और वसा से ऊर्जा कितनी मिल रही थी, कार्बोहाइड्रेट से लगभग दोस्तों 2 प्रति ग्राम। तो देखो 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, ऊर्जा मिलती है 4 किलो कैलोरी, और वहीं 1 ग्राम आप वसा खाते हो तो ऊर्जा मिलती है कितनी, 9.3 किलो कैलोरी। बात समझ में आ रही है। सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलेगी, सर्वाधिक ऊर्जा आपको वसा से। प्रोटीन से कितनी मिलती है, प्रोटीन से तो मिलती है लगभग 4.2 कैलोरी प्रति ग्राम। तो आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर जाएगा वसा। अच्छा विटामिन, विटामिन से दोस्तों किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो आपको ध्यान रखना है, 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर प्रति ग्राम समान मात्रा में भोज्य पदार्थों को लिया जाए, सर्वाधिक ऊर्जा देने की क्षमता होती है किसकी, ताकि। और दूसरी बात करें, अगर हमारे शरीर में पूछा जाए कि सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो हम दोस्तों दैनिक जीवन में सर्वाधिक खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो सर्वाधिक ऊर्जा। बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। विटामिन जो शब्द है वो जी किस महाशय ने की है। दोस्तों विटामिन की अगर हम बात करें तो देखो विटामिन की नामकरण की बात की है, तो विटामिन के खोज की भी बात कर लेते हैं। विटामिन की खोज करके सबसे पहले अपने को होप दी, होप किसने दी थी, उम्मीद किसने दी दोस्तों, विटामिन की खोज करके अपने को उम्मीद होप दी थी हॉपकिंस ने। हॉपकिंस हॉपकिंस ने दोस्तों अपने को सबसे पहले क्या दिए, होप दिए। फिर बात करते हैं दोस्तों यहां से नाम किसने दिया। अब देखो होप तो दे दी, और उस होप को, उस उम्मीद को पंख किसने लगाए, फंक ने, एसीमर फंक ने। तो दोस्तों का नामकरण किसने किया है, विटामिन का नामकरण किया है फंक ने। चलिए इधर देख लेते क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आनुवांशिकता के जनक मेडल भाई साहब, और मेडल आंसर इसका नहीं होगा। फिर दोस्तों दे रखा है पास्टर, जिन्होंने किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी, लुई पास्टर, ये भी आंसर नहीं होगा। और लास्ट आंसर दे रखा है कौन सा, फंक। तो तीसरा ऑप्शन दे रखा है, तो यहां से फंक ऑप्शन सही। एक दे रखा है लेनेक, और लेनेक ने खोज की थी दोस्तों किसकी, स्टेथोस्कोप की। स्टेथोस्कोप जो दोस्तों क्या करता है, हमारे हृदय की धड़कन में मदद करता है, हृदय धड़कन का मापन करता है, तो वो कौन हो जाता है, लेनेक। लेनेक, लेनेक ने दोस्तों खोज की थी स्टेथोस्कोप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो याद रखना विटामिन का खोजकर्ता कौन है, हॉपकिंस, और दोस्तों नामकरण किया था फंक ने। फिर बात करते हैं निम्न में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा भोजन का यहाँ पे समूह है जिसको बोलेंगे सहायक आहार कारक, मतलब जिसको सहायक भोजन बोल सकते हैं। अब देखो सहायक भोजन कौन सा होता है, हमने कहा भोजन के मुख्य अवयव कितने होते हैं, 7 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, 3 तो होते हैं मुख्य अवयव, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, भोजन के मुख्य अवयव। बाकी जितने दोस्तों भोजन को बोलते हैं सहायक भोजन, या जिनको बोलते हैं सुरक्षात्मक भोजन। और सहायक भोजन में कौन शामिल है, आपका दोस्तों शामिल है विटामिन, आपका शामिल है खनिज लवण, आपका शामिल है दोस्तों यहाँ से जल, और खाद्य रेशे तो बोलते हैं डाइटरी फाइबर, वो सारे सारे कहलाते हैं सहायक कारक। अब उनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है, वसा। वसा तो क्या होता है, वसा आपका होता है मुख्य भोजन का अवयव। हार्मोन, हार्मोन तो दोस्तों क्या है, रासायनिक पदार्थ है जो शरीर के अंदर शरीर की क्रियाओं को संचालित करने के लिए जरूरी होते हैं। फिर देखा है प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन भी मुख्य भोजन अवयव। और फिर दिखाई दे रहा है विटामिन, तो आंसर जाएगा क्या,
विटामिन। विटामिन को बोलते हैं शरीर का सहायक भोजन या सुरक्षात्मक खाद्य के नाम से या रक्षात्मक खाद्य के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अभी हमने कहा था रक्षात्मक बोल दो या दोस्तों बोल दो सुरक्षात्मक खाद्य, सुरक्षात्मक खाद्य, या दोस्तों यहां से बोल दो आप सहायक भोजन। तो यहां से सारे के सारे दोस्तों आंसर आप देखोगे तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है विटामिन। विटामिन बिल्कुल नो डाउट सही होगा। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने एक्सप्लेन किया है ये तीनों के तीनों भोजन के कौन से अवयव होते हैं, ये बोलते हैं भोजन अवयव के नाम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से सही हो जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। अरे विटामिन जो ए है ना उसका दोस्तों है, अगर मुझे विटामिन ए की प्राप्ति करनी से मिलेगा, ऐसा की चीजों का सेवन करूं जिससे मुझे विटामिन ए प्राप्त हो जाए। तो देखो विटामिन ए जो होता है वो हमारी आंखों की सेहत के लिए जरूरी होता है। हमारी आंखें अच्छे से कार्य करती रहे तो दोस्तों उसके लिए कौन जरूरी है? विटामिन जरूरी, विटामिन ए जरूरी है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम आप सभी ने पढ़ा है, इसका नाम होता है रेटिनोल। रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। अब दोस्तों बात करते हैं अगर शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो आंखों संबंधी समस्या हो जाएगी, और आंखों संबंधी अगर दोस्तों समस्या हो गई तो उसकी दोस्तों पूर्ति के लिए अपने को किससे टक्कर लेनी है? अपने को दोस्तों कंपटीशन लड़ाना है खरगोश से, क्योंकि खरगोश किसका सेवन करता है? गाजर का। और गाजर दोस्तों बहुत अच्छी स्रोत मानी जाती है किसकी? विटामिन। गाजर को दोस्तों विटामिन ए का स्रोत माना जाता है। बाकी बैंगन, नींबू, चावल ये दोस्तों नहीं है। आपका आंसर यहां से जाने वाला है गाजर। गाजर के अलावा भी क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? जैसे गाजर हो गया, बाकी सुनहरे भाग वाले फल हो सकते हैं, पपीता हो सकता है, आम हो सकता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों सबसे अच्छा स्रोत विटामिन ए का किसको माना जाता है, तो वो होता है दोस्तों कौन? आपका आनुवांशिक रूप से चावल की एक किस्म होती है जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस। सुनहरे जो चावल होते हैं उनके अंदर विटामिन ए दोस्तों बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इन ऑप्शन में आपका राइट होने वाला है गाजर। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया मानव शरीर में विटामिन ए कहां भंडारित होता है? विटामिन ए का संचय कहां होता है? विटामिन ए संचय होता है दोस्तों हमारे लीवर में। हमारा जो यकृत होता है ना, हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है जिसको हम यकृत के नाम से जानते हैं, काफी बड़ा अंग होता है। लगभग दोस्तों 1200 हम बात कर सकते हैं 1200 ग्राम तक इसका वेट होता है। तो काफी बड़ा अंग है जो ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों शरीर के अंदर विटामिन ए आपके संचय होता है किसमें? यकृत में। त्वचा में होता है क्या? नहीं बिल्कुल दोस्तों त्वचा के अंदर नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। फुफ्फुस में, फुफ्फुस का मतलब क्या फेफड़ों में संचय होता है? अरे कहां फेफड़ों में संचय होने को पड़ा है विटामिन। और हमने बात की वृक्क, वृक्क का मतलब होता है किडनी। क्या किडनी में संचय होता है? नहीं, किडनी तो दोस्तों मूत्र का निर्माण करती है ना, मूत्र के साथ विटामिन घोल के निकाल देगी, ध्यान रखना। पर वैसे भी विटामिन ए तो आपका वसा विलीय विटामिन है, जल में घुलता ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो आंसर सही होने वाला है कौन सा? लीवर, या जिसको हम बोलते हैं यकृत। लीवर या यकृत, या जिसको बोलते हो ना आप कलेजा, कलेजा, या जिसको आप बोलते हो क्या? जिगर। जिगर तो जिगर भी किसको बोलते हैं? यकृत को ही बोलते हैं। आपने गाना सुना होगा वो, तेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान है, तेरे ऊपर मैं सब कुछ कुर्बान रे, है ना। कुछ कुर्बान नहीं करना है हमें दोस्तों, अपनी पढ़ाई को और अपनी स्टडी को फोकस रखना है मुख्यतः। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? ये देखो आपको दोस्तों जब मैंने पढ़ाया था तो नोट्सों के अंदर अलग से लिखाया था कि हमारे शरीर के अलग अलग भागों के अंदर अलग अलग तत्व मिलते हैं। कहीं पे फेरस मिलेगा, लोह तत्व, कहीं मिलेगा कोबाल्ट, कहीं मिलेगा मैग्नीशियम, कहीं मिलेगा जिंक। और हमने वहां पे पढ़ा था कि विटामिन जो बी 12 होता है जिसका नाम है दोस्तों क्या? इसका नाम है साइनोकोबालमिन। विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन नाम है, कोबालमिन। यहीं पे हमने दोस्तों क्या लिखा था? हमने कहा था कोबालमिन। कोबालमिन से ध्यान रखना यहाँ पे क्या मिलता है? विटामिन बी 12 के अंदर यहाँ मिलता है दोस्तों कोबाल्ट तत्व। क्या मिलता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट को किससे लिखते हैं? सी। यहाँ पे मिलता है दोस्तों कोबाल्ट। तो विटामिन बी 12 में जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालमिन, और कोबालमिन से आपको याद रहना चाहिए कोबाल्ट तत्व ये पाया जाता है विटामिन बी 12 में। विटामिन के अंदर नहीं पाया जाता। अच्छा सॉरी, ऑप्शन नहीं देखा दोस्तों, यहाँ पे विटामिन बी 2 और आपका विटामिन बी 12 कहाँ है? विटामिन बी 12 तो ऊपर है, तो इसको अपने को ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना। कभी कभी दोस्तों ट्रांसफर भी करना पड़ता है, तो ये यहाँ पे नहीं है, ये है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी तो आंसर
राइट कौन सा जाने वाला है? राइट आंसर जाने वाला है यहाँ से ऑप्शन B12। तो मैंने आपको विटामिन B12 बोल दिया, लेकिन यहाँ पे धोखा हो गया, धोखा हो गया दोस्तों। देखो 2 लिखा हुआ था ना, इसलिए लगा कि यही होगा, तो आपका हो जाएगा साइनोकोबालामिन। अरे विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम बताओ विटामिन B2 का। अपने माइंड के अंदर, अपने जहन में एक बार के लिए सोचो कौन सा होना चाहिए। तो बोलते हैं विटामिन एल को साइनोकोबालामिन। तो कोबालमिन, कोबाल, कोबाल का मतलब हो गया कोबाल्ट तत्व। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। फ्लेविन, कौन सा फ्लेवर पसंद है आपको? स्ट्रॉबेरी नहीं, राइबोफ्लेविन याद रखना आप तो विटामिन B2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है 22। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए भी जरूरी होता है। अरे ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो दोस्तों अपने को खट्टे फलों से, अरे खट्टा क्या होता है? इमली, कच्चा आम, है ना, इनसे प्राप्त होता है। तो दोस्तों आंवला हो गया, तो इनसे कौन सा अपने को विटामिन मिलता है? देखो विटामिन ए, विटामिन ए तो मिलता है गाजर से, है ना, आपकी दोस्तों गोल्डन राइस से, या हम कह सकते हैं फलों के पीले भाग से, या मछली का जो लीवर होता है जिसको बोलते हैं कोड लीवर, उसके सेवन से मिलता है। विटामिन जो B2 है ये दोस्तों सभी प्रकार के अनाजों से, फलों से, उनसे प्राप्त होता है, सब्जियों से। विटामिन सी, देखो विटामिन सी होता है सीट्रस फ्रूट से। विटामिन सी से याद रखना ये प्राप्त होता है अपने को किससे? सीट्रस फ्रूट। और सीट्रस फ्रूट कौन से होते हैं? सीट्रस का मतलब होता है खट्टा। क्या मतलब होता है? खट्टा। जितने भी खट्टे जो फल होते हैं उनसे प्राप्त होता है आपको विटामिन सी। और विटामिन सी क्या होता है? जो होती है ना दोस्तों 25 से एज वाले, जो बड़े एज वाले होते हैं, उनके लिए मार्केट में जो क्रीम चलती है वो एंटी एजिंग क्रीम, और इनके अंदर मुख्यतः विटामिन सी काम करता है। विटामिन सी क्यों डाला जाता है? एक्चुअली आप मुझे बताओ, आप जब आंवला खाते हो तो आंवला के अंदर विटामिन सी मिलता है, और आंवला खाने पे आपको ऐसा फील नहीं होता कि अंदर से जो आपकी त्वचा की झिल्ली है वो दोस्तों थोड़ी सी इलास्टिक के रूप में दोस्तों इस तरीके से तनाव पैदा कर रही है? रहेगा नहीं? आपको ऐसा लगता है दोस्तों वो तनाव पैदा करती है। तो ऐसे ही क्या होता है, विटामिन सी भी जब दोस्तों त्वचा पे लगाया जाता है तो ये त्वचा के ऊपर तनाव पैदा करके चेहरे की झुर्रियों को खत्म कर देगा। अरे जिसको अपने अंदर बुढ़ापे के लक्षण देखने को मिले ना, उसे क्या करना चाहिए? विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़िया करेगा एक तो, दूसरा आपको दोस्तों बुढ़ापे की जो झुर्रियां हैं उनसे होने से बचाएगा, और सीट्रस फूड से, या जो आपके खट्टे फल है उनसे ये प्राप्त होता है। जैसे हम कह सकते हैं आंवला, आंवला की भी कौन सी किस्म से? पंचन किस्म, ये आंवला से प्राप्त होता है। और ये आपके प्राप्त होता है नींबू, और ये प्राप्त होता है मौसम, मौसम्बी जिसको बोल सकते हो, या संतरा बोल सकते हो, कच्चे आम से, है ना, मिर्च के अंदर भी पाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका होता है खट्टे फलों से प्राप्त होने वाला विटामिन, जिसको बोलते हैं विटामिन सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है तो दांत हिलने, बात समझ में आ रही है ना दोस्तों? दांत हिलने लगते हैं मतलब मसूड़े क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं, है ना, दांत टूट भी जाते हैं, गलत बात करते हैं जब जीभ पे कंट्रोल नहीं होता तो यहाँ पे क्या कारण है? यहाँ पे तो दोस्तों मसूड़ों के कारण है। और मसूड़ों में से रक्त कब आता है? जब शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। और विटामिन सी की कमी को बोलते हैं कौन सा रोग? इसे बोलते हैं दोस्तों स्कर्वी रोग। क्या रोग बोलते हैं? स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग में क्या होगा? जो आपके मसूड़े होते हैं उनके अंदर दोस्तों आ जाएगी, और वहां से दोस्तों ब्लीडिंग होने लग जाएगी। मुख्य विटामिन सी की अगर कमी हुई शरीर के अंदर क्या होगा? तो होगा यही कि आपके जो मसूड़े हैं वो दोस्तों कमजोर हो जाएंगे, और आपके दोस्तों जवानी में दांत हिलने लग जाएंगे। अरे है कि नहीं? ये तो और भी बुरी बात है दोस्तों, अच्छी बात नहीं है। विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। विटामिन ए भी नहीं है, बी नहीं है, आंसर जाएगा विटामिन सी। अगर आपने पहले पढ़ा हो। अच्छा इस रोग को और क्या बोलते हैं? इस रोग को बोलते हैं नाविक रोग। क्या रोग बोलते हैं? नाविक रोग। नाविक लोग होते थे लंबी लंबी दोस्तों बस का डिगामा जैसे लोग। अब दोस्तों होता क्या था, घर से जो भी खाद्य सामग्री लेते थे उनके अंदर जैसे उन्होंने कुछ भी दोस्तों खट्टे फल जो विटामिन सी के स्रोत है उनको ले लिया। अब उनको तो पता ही नहीं था कि शरीर में विटामिन भी जरूरी होते हैं क्या। और होता क्या, जब वो फल खत्म हो जाते उस दौरान वो क्या करते दोस्तों? मछलियों का इनका सेवन करते। अब क्योंकि विटामिन सी का शरीर में संचय नहीं होता, जल में विलीय विटामिन है, और इसी कारण से ये तो मूत्र से बाहर निकल जाता है। और इसलिए दोस्तों विटामिन केवल हम प्राप्त कर सकते हैं पेड़ पौधों से, वनस्पति से। इसी कारण से शरीर में विटामिन सी की नहीं होती, और उस दौरान उन नाविक लोगों के दोस्तों जो मसूड़े होते हैं उनमें से आता है, इस नाम दिया नाविक रोग, या इसको बोलते हैं स्कर्वी रोग। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखो खट्टा, हमने कहा विटामिन सी क्या मिलता है? खट्टे फलों से। खट्टे फलों से मतलब खट्टा, खट्टा कौन होता है?
अरे स्वाद में खट्टे कौन होते हैं? अम्ल, एसिड। इसका मतलब नाम तो होगा एसिड से, अम्ल से संबंधित होगा। अब वो कौन सा अम्ल होगा? तो दोस्तों आपको जब मैंने विटामिन सी लिखाया था तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हमने सीधा लिखा था, इसको बोलते हैं एस्कोर्बिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं? एस्कोर्बिक एसिड। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, विटामिन सी को दोस्तों जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कोर्बिक अम्ल। बाकी जितने भी साइट्रिक अम्ल है, सिट्रिक जिसको बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हमने ये तथ्यात्मक फैक्ट पढ़ चुके हैं। चलिए फिर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता, मतलब जिसका शरीर में संचय नहीं होता। देखो क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है विटामिन ए, और विटामिन ए का दोस्तों शरीर में संचय होता है, और पूछा भी जाता है कहाँ संचय होता है, तो कहते हैं आपके यकृत या है। फिर दे रखा है विटामिन सी, और अभी 2 मिनट पहले हमने बात की थी, विटामिन सी होता है ये जल विलीय विटामिन है। कौन सा विटामिन है? जल विलीय। इधर से लिख देता हूं आपको आसानी से दिखेगा, तो बोलते हैं जल विलीय विटामिन। और जल विलीय होने का मतलब क्या है? ये जल में घुलकर शरीर से बाहर निकल जाता है। जब हम मूत्र त्यागते हैं तो शरीर में जो विटामिन सी होता है वो दोस्तों क्या होता है? मूत्र के साथ घुलकर बाहर निकल जाता है। बाकी जितने जंतु है उनके शरीर में भी नहीं होता, और इस कारण से प्राप्ति विटामिन डी भी हमारे शरीर में मुख्यतः कहां संचय होता है? यकृत के अंदर संचय होता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है, या दोस्तों जो कोड लिवर होता है, मछली यकृत तेल होता है, वो भी सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन। हाँ, ऑप्शन कौन सा सही होगा? शरीर में भंडारित ना होने वाला विटामिन होगा कौन सा? विटामिन होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन है जो हमारे प्रदान प्रदान करने का मतलब यह नहीं सिक्योरिटी दी जाती है इनके द्वारा। इसका मतलब यह है कि कौन सा है जो हमारे शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बीमार होने से बचाता है। अगर कोई शरीर में जीवाणु प्रवेश कर जाता है तो हमारे शरीर को बीमार नहीं होने देता। तो दोस्तों हमारे शरीर का एंटीबॉडी फॉर्मेशन या प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाला जो विटामिन होता है वो विटामिन होता है विटामिन सी। रोग प्रतिरक्षा को रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको इंक्रीज करेगा, बूढ़ा होने से बचाता है, गाँव को जो गाँव होते हैं दोस्तों उनको जल्दी बढ़ने की क्षमता पाई जाती है विटामिन। चोट लग जाए तो विटामिन सी खाने। विटामिन ए का संबंध किससे है? विटामिन ए का संबंध तो है आंखों से। आंखों का संबंध किससे है? तो देखने से। तो आंखों से संबंधित कौन सा है? विटामिन। विटामिन के का संबंध किससे है? दोस्तों रक्त का थक्के के निर्माण से संबंधित है, तो ये रक्त का थक्का बनाने का कार्य करने वाला विटामिन है। और विटामिन ई का संबंध किससे है? ये तो आपकी दोस्तों जनन क्षमता से संबंधित। अगर दोस्तों आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो तो विटामिन ई का संबंध होता है जनन क्षमता से। जब तक दोस्तों विटामिन ई अच्छे से काम करेगा तब तक दोस्तों घड़ी में 12 बजती रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों, यहां से देखिएगा अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखो आपके जितने विटामिन होते हैं, एक होते हैं जल विलीय विटामिन, एक होते हैं वसा विलीय विटामिन। आपकी वसा में घुलते हैं, कुछ होते हैं जो आपके जल में घुलते हैं। दोनों की बात कर लेते हैं। देखो वसा विलीय जो विटामिन है, इधर देखिएगा का विटामिन है वो 2 प्रकार के हैं। एक तो होते हैं आपके जल विलीय, और हमने कहा जल विलीय कौन से हैं? सॉरी पहले देख लेते हैं वसा विलीय। तो वसा विलीय कौन से? हमने कहा आधेक जो विटामिन होते हैं ना, आधेक विटामिन वो तो वसा विलीय होते हैं। आधेक मतलब ए और के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो देखो ट्रिक बन गई आ ए के। तो आधेक विटामिन तो दोस्तों किस में घुलनशील है? आपके वसा में। और दोस्तों पीछे बच जाते हैं कौन से? पीछे बच जाते हैं दोस्तों जल विलीय विटामिन। और जल विलीय विटामिन कौन से होते हैं? जल विलीय विटामिन होते हैं बी। सॉरी नहीं कहलाते, बी एंड सी। अरे कौन से विटामिन? बी एंड सी। विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं ना, वो क्या होते हैं? जल विलीय होते हैं। और इसी कारण से हमारे शरीर में जल के साथ मूत्र के साथ घुलकर बाहर निकल जाता है विटामिन सी, और इसी कारण से हमारे शरीर के अंदर इसका संचय नहीं होता। यहां से ऑप्शन कौन सा होगा? विटामिन पूछा जल विलीय बी एंड सी, तो बी तो ऑप्शन में है नहीं। आंसर जाएगा कौन सा? ऑप्शन जाएगा ऑप्शन जाएगा विटामिन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त को जमने से रोकने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा विटामिन ऐसा है
जो शरीर में अगर उपस्थित होगा तो दोस्तों रक्त का थक्का आसानी से बन जाएगा, रक्त आसानी से स्कंदित हो जाएगा, जो थ्रोम्बस का कार्य करेगा। इसके लिए यहां से हम बात करते हैं, यहां से थोड़ी स्क्रीन की प्रॉब्लम आई है, तो बात करते हैं कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। देखो रक्त को जमाने के लिए जो जिम्मेदार है विटामिन के, सीधा ही पहला ही ऑप्शन आ गया है, मजबूरी है इसी को टिक लगा देता हूं पहले तो। विटामिन के का संबंध होता है रक्त के थक्के के निर्माण से संबंधित, का काम होता है रक्त का थक्का बनाना का मतलब समझते हो ना, थक्का बनाने का मतलब, थक्का बनाने का मतलब होता है क्लॉटिंग करना। आपके अगर खून बह रहा है तो उस रक्त को रोकने का या जमाने का काम करने के अंदर मदद करने वाला विटामिन है विटामिन सी। अच्छा, अन्य और कौन से कारक है जो विटामिन के की तरह कार्य करते हैं या रक्त का थक्का बनाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे रक्त में पाई जाने वाली कौन सी रक्त कणिका है जो दोस्तों रक्त का थक्का बनाती है, तो नाम है रक्त कणिका का प्लेटलेट। कौन है? प्लेटलेट। प्लेटलेट्स जो होती है वो दोस्तों क्या करती है? थक्का बनाती है। कौन सा तत्व ऐसा है जो दोस्तों विटामिन के की तरह कार्य करता है? वो है दोस्तों कैल्शियम। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी प्रोटीन ऐसी है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है? दो प्रोटीन है, एक तो है थ्रोम्बस और एक है फाइब्रिनोजन। और जो थ्रोम्बस है ये क्या कार्य करती है? ऐसी प्रोटीन है जो थक्का बनाने में मदद करती है। और कौन सा विटामिन है? तो विटामिन दोस्तों हो जाएगा कौन? विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन। इसके लिए लवण भी हो सकते हैं, जैसे फिटकरी भी क्या करती है? रक्त का थक्का बनाती है, तो लवण हो सकती है फिटकरी, पेरिक्लोराइड हो सकता है। तो हमने बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त को जमने के लिए जिम्मेदार है? तो वह है विटामिन के। विटामिन के थक्का बनाता है। विटामिन ई अभी बात की थी, जनन क्षमता से संबंधित है। अगर जनन क्षमता को अच्छे से काम करवाना है तो विटामिन ई का प्रयोग करें। और विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का संबंध होता है आंखों से, और विटामिन सी का संबंध होता है दोस्तों किससे? खट्टे फलों से, या हमारे दोस्तों दांतों की कार्यपत्ति या मसूड़ों की सुरक्षा से संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है विटामिन ई। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? आप सामने पूछा है कि विटामिन ए अपने को कहां से प्राप्त हो सकता है। देखो विटामिन ए विटामिन ई की उस दौरान होगा क्या? विटामिन ई की कमी से दो प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। अगर विटामिन ई की कमी हुई ना, देखो विटामिन ई है और इसकी कमी हुई ना दोस्तों, अपने शरीर में भी कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी। कमी क्या हो जाएगी? पुरुष के अंदर तो दोस्तों आ जाएगी नपुंसकता, आ जाएगी का मतलब समझते हो ना? नपुंसक उसको बोलते हैं जिसके दोस्तों पेनिस में इरेक्शन नहीं आता। और अगर पेनिस में इरेक्शन नहीं आएगा तो सेक्सुअल क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, ऐसा व्यक्ति जनन करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। और दूसरा दोस्तों महिला के अंदर उत्पन्न होता है बांझपन। क्या उत्पन्न होता है? बांझपन। बांझपन ऐसी जो महिला जिसमें विटामिन ई की कमी होगी वो महिला आगे चलकर बांझ हो जाएगी, और ये भी संतान उत्पन्न करने का क्या खो देगी? गुण खो देगी। तो हम कहेंगे कि ये बच्चे को अंकुरित ही नहीं कर पाएंगे, अरे बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों विटामिन ई अपने शरीर में मिले और हम बच्चे को अंकुरित कर सके, इसके लिए अपने को खाना होगा दोस्तों अंकुरित अनाज। अरे क्या खाने होंगे? अंकुरित जो अनाज होते हैं उनका सेवन करना होगा। और अंकुरित अनाज जो होते हैं उनमें विटामिन ई मिलता है। जैसे गेहूं हो गया, जैसे ये पूछा है ना, गेहूं अंकुर का तेल बोला गया, लेकिन हम अंकुरित अनाज की बात कर सकते हैं। अंकुरित अनाज के अंदर क्या होता है? विटामिन ई होता है। जैसे अंकुरित अनाज, अरे गेहूं हो गया, जैसे चना हो गया है ना, बाकी अन्य भी हो सकते हैं। अरे चना हुआ है ना कि ये देखो ये कौन है? चना। तो चना हो सकता है, या अन्य जो भी अंकुरित अनाज है उनका सेवन करना चाहिए, जिससे क्या होगा? जिससे दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन ई का निर्माण हो। बाकी राई का तेल और ये तो दोस्तों कहीं काम में नहीं आएंगे। ये तो राई के तेल और दोस्तों जब जनन क्षमता अच्छी हो जाएगी ना, शायद उसके बाद काम में आ जाए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या है कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? क्या होता है? तो होता ही है। अब क्या होता है दोस्तों? देखिए आप सभी को पता है दोस्तों, जो दांत और हड्डियां होती है उनका निर्माण होता है कैल्शियम से होता है। सभी को पता है हड्डियां हमारी दोस्तों बहुत कठोर होती है, और कैल्शियम इनकी कठोरता का कारण होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो हड्डियों का निर्माण और दांतों का निर्माण मुख्यतः होता है किससे? कैल्शियम से, है ना। सीधा हमने पढ़ा है कि इनका काम होता है दांतों और हड्डियों का निर्माण करना। दोस्तों इसमें क्या मिलेगा? क्या इसमें क्या ऑप्शन दे रखे हैं? ऑप्शन है प्रोटीन। अरे का काम नहीं है भाई, कैल्शियम। हाँ कैल्शियम अपना ऑप्शन ये रहा, तो ये आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है। हाँ खनिज लवणों के अंदर कौन है? खनिज लवणों के अंदर है कैल्शियम। तो कैल्शियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? अरे कौन सा दोस्तों ऐसा तत्व है
जो हमारे दोस्तों दांतों को कमजोर बना देता है। बात समझ में आ रही है? और दांतों को दोस्तों कमजोर जो बनाता है, एक्चुअली दांत थोड़े भंगुर प्रकृति के हो जाते हैं। आप सभी को पता हो दोस्तों, जो फ्लोराइड होता है ना, फ्लोराइड है ना, आप अक्सर क्या देखते हो, जो फ्लोराइड होता है वो पीला पीला दांतों के ऊपर जमा होता है। एक्चुअली ये जो नागौर वाला इलाका है, नागौर के अंदर भी डेगाना से लेकर लगभग अजमेर वाला जो इलाका है उसको बोलते हैं कुब्बड़ पट्टी वाला इलाका। और वहां का जो दोस्तों जल वाला, जमीन वाला जो पानी होता है उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और फ्लोराइड की मात्रा दोस्तों किसके कारण होती है? फ्लोरीन की अधिकता के कारण होती है। इसके कारण रोग होता है फ्लोरोसिस। देखो ये दे रखा है फ्लोरीन, जो फ्लोरीन होता है ना, इसकी जब अधिकता हो जाती है तो रोग होता है फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस। और ये फ्लोराइड युक्त जो पानी होता है उसके सेवन से होता है। और इसके कारण क्या होंगे, जब दोस्तों बच्चे के दांत विकसित हो रहे होंगे उस समय ये दांतों के अंदर जाकर जमा हो जाएगा, और जो दांत हो जाएंगे वो भंगुर प्रकृति के हो जाएंगे, है ना, मतलब कमजोर दांत हो जाएंगे, जो इनके आसानी से टूटने की समस्या हो सकती है। साथ में हड्डियों में जाके जमाव करेंगे तो दोस्तों हड्डियां जो होगी वो झुक जाएगी। और इसीलिए इस इलाके को नागौर से लेके, सॉरी डेगाना से लेके लगभग डेगाना गछीपरा और यहाँ से लेके अजमेर वाला जो ये लगभग जो एक आपको पट्टी देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं कुबड़ पट्टी। क्या बोलते हैं? कुबड़ पट्टी, क्योंकि फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है वहां के पानी में, और ये होता है फ्लोरीन की अधिकता का। याद रखना, दांतों की विकृति या दांतों का भंगुर होना, क्या होना, भंगुरता बढ़ जाती है, ये होती है फ्लोरीन की के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? कौन सा ऐसा दोस्तों खनिज है जो हृदय की धड़कन को सही तरीके से कार्य करवाता है, हृदय की धड़कन को बिल्कुल रिदम के साथ कार्य करवाता है? आप कहोगे जो काम करती है वो तो दोस्तों एक शख्स से जुड़ी हुई है, लेकिन वो शख्स नहीं देखना आज, अपने को देखना है क्या? अपने को देखना है खनिज। कौन सा खनिज होता है? और वो जो खनिज होता है, देखो सोडियम। सोडियम का काम क्या होता है? सोडियम का शरीर में काम होता है, एक तो शरीर के बीपी को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को, है ना, इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। ठीक है, दूसरा सोडियम का काम होता है तंत्रिका आवेगों का संचरण करना। तंत्रिका में जो सूचना, तंत्रिका कोशिका होती है ना, उस तंत्रिका कोशिका के अंदर, न्यूरॉन के अंदर सूचना संचरण का काम होता है। सूचना संचरण का कार्य होता है। फिर लिखा है गंधक। गंधक का हमारे शरीर में कोई खास रोल नहीं है, छोड़िए। फिर बात करते हैं पोटेशियम। यहाँ पे आंसर सही जाएगा पोटेशियम। अगर शरीर में दोस्तों पोटेशियम की मात्रा अच्छी है तो आपका हड्डी की तरीके से कार्य होगी, हृदय आपका प्रॉपर कार्य करेगा, रिदम के साथ, लयबद्धता के साथ कार्य करेगा। लेकिन शरीर में अगर दोस्तों कमी हो गई तो उस दौरान होगा क्या? आपके शरीर के हृदय की जो क्रियाविधि वो प्रभावित होगी, और इसको बोलते हैं एरिथमिया, लयबद्धता, लयबद्धता का मतलब क्या है? हृदय की जो कार्य करने की लय है ना वो प्रभावित हो जाएगी, जिसको बोलते हैं लयबद्धता। और ये होता है दोस्तों शरीर में पोटेशियम की कमी के दो। और लोहे का, अरे लोहे का काम क्या होता है? लोहे का काम होता है दोस्तों किसका? रक्त का निर्माण करना। क्या काम होता है? रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण करना, क्योंकि यह आरबीसी का निर्माण करता है। और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर मुख्यतः कौन सा तत्व मिलता है? आयरन फेरस तत्व पाया जाता है, जिसको बोलते हैं Fe+2। क्या पाया जाता है? एपी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय मतलब जो आपके समुद्र उत्पाद होते हैं वो मुख्य का उत्पाद होते हैं, तो उनमें कौन सा मुख्य तत्व मिलता है जो हमारे शरीर की आपूर्ति? आप सभी को मिला, आप सभी को पता है नमकीनी होती है या नहीं होती है? बिल्कुल दोस्तों, समुद्री, क्या समुद्री जो क्षेत्र है उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र होता है वो सारा नमकीनी होता है। वहां की मृदा नमकीनी होगी, वहां की दोस्तों वायु या जो जलवायु है वो नमकीनी होगी। वहां पे तो दोस्तों लोग नमकीन अपनी तरफ से लेकर जाते हैं, आप सभी को तो पता है। वहां के तो लाला और लालियां भी दोस्तों क्या होते हैं? नमकीनी होते हैं। और इसी कारण से जो सागरीय खरपतवार या उत्पाद होंगे वो मुख्यतः दोस्तों किसके स्रोत होंगे? वो दोस्तों नमक के, या दोस्तों हम कहेंगे आयोडीन के क्या होते हैं? प्रचुर स्रोत होते हैं। जो व्यक्ति समुद्रों के आसपास इलाकों में रहते हैं उनके शरीर में कभी आयोडीन की कमी नहीं होती है। आयोडीन की कमी होती है मुख्यतः जो पहाड़ी क्षेत्र पे लोग, उनके शरीर में। ऐसा क्यों है? क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है, जब बारिश होती है तो बारिश के दौरान दोस्तों होगा क्या कि जो पानी होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ गति करेगा, और इसी कारण से पहाड़ी इलाके के जलवायु के अंदर जो भी दोस्तों खनिज तत्व होते हैं वो दोस्तों पानी के साथ घुल घुल कर नदियों के साथ कहां पहुंच जाते हैं? समुद्र में। ये तो खारा होता है। अरे समुद्र में ऐसा नहीं है कि वहां जाके किसी ने दोस्तों नमक का कट्टा छोड़ दिया हो, या दोस्तों नमक का ट्रक खाली कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे खट्टा होने का या खारा होने का कारण क्या है? ये दोस्तों खनिज जो लवण होते हैं वो है, और मुख्यतः कौन सा? आयोडीन।
पूछा जाता है कि कौन से समुद्री उत्पाद या खरपतवार है या कौन से शैवाल है जो आयोडीन के प्रचुर स्रोत है, तो वो होते हैं दोस्तों कल्प व लेमिनेरिया शैवाल। कौन सा? कल्प लेमिनेरिया, लेमिनेरिया शैवाल। ये जो शैवाल है वो दोस्तों आपके बहुत अच्छे उत्पाद माने जाते हैं आयोडीन के, जो एक प्रकार के कौन से हैं? सागरीय उत्पाद है या खरपतवार। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 34, 34वां क्वेश्चन है, डैश 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 की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। दोस्तों रिकेट्स रोग होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। रिकेट्स रोग मुख्य है बच्चों, है ना, मुख्यतः बच्चों में पाया जाता है। कारण होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, अगर शरीर में विटामिन डी, तो उस दौरान होगा क्या, हमारी हड्डियों के ऊपर कैल्शियम का जमाव नहीं हो पाएगा, और अगर हड्डियों पे कैल्शियम का जमाव नहीं हुआ तो दोस्तों हड्डियां हो जाएगी कमजोर। और जब दोस्तों एक न्यू बेबी जो अभी अभी चलना स्टार्ट कर रहा है, उसके शरीर की हड्डियां कमजोर हो गई, पैर की हड्डियां कमजोर हो गई, तो उस दौरान होगा क्या, जब वो खड़ा होगा तो शरीर का ऊपर का भार अधिक होने के कारण धनुषाकार हो जाएंगे, धनुष की तरह दोस्तों तनाव पैदा हो जाएगा। दोस्तों ये जो चेस्ट वाला भाग है ये भी कबूतर की तरह बाहर निकल जाता है, पिजन लाइक चेस्ट, और इसी कारण से इस रोग को बोलते हैं रिकेट्स रोग, है ना, रिकेट्स रोग। और रिकेट्स रोग मुख्यतः दोस्तों होता है किसकी कमी से? अभी हमने कहा था या तो शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए, या दोस्तों कैल्शियम का जमाव करने वाला विटामिन जिसको बोलते हैं क्या, विटामिन डी, विटामिन डी की अगर कमी हो गई तो बच्चों में हो जाएगा हड्डियों से संबंधित रोग जिसको बोलते हैं रिकेट्स रोग, या जिसको बोलते हैं सूखा रोग। क्या बोलते हैं? सूखा रोग। अपने बच्चों में विटामिन डी का सूखा ना पड़ने दें, और दोस्तों विटामिन का प्रचुर स्रोत उन्हें खिलाया जाए ताकि शरीर में हड्डियों संबंधित उत्पन्न। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी पहले चर्चा कर चुके हैं, इनसे ऐसी कोई समस्या नहीं होती। विटामिन बी की कमी से रोग कौन सा होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, बेरी बेरी का मतलब होता है, मतलब ही होता है ना चल सकने की अवस्था, बहुत भयंकर शारीरिक कमजोरी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। एक तो रोग होता है रतौंधी, और एक होता है दोस्तों, एक होता है जीरोप्थेल्मिया। कौन सा रोग होता है? जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया, जीरो का मतलब सूखापन और आप्थेल्म का मतलब आंख, तो आंखों में सूखापन जीरोप्थेल्मिया, और रतौंधी, रतौंधी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधापन, गांव की भाषा में बोलते हैं राचुंदा, राचुंदा के नाम से जानते हैं। जैसे शाम के समय सूरज अस्त होगा, तो सूरज अस्त होने के बाद नॉर्मल व्यक्ति को तो दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों सूरज अस्त होने के साथ ही इनके जीवन में तो अंधेरा उसी समय स्टार्ट हो जाएगा, जो रतौंधी रोग से पीड़ित, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधापन। ठीक है, और विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है स्कर्वी रोग, या जिसको हम बोलते हैं कौन सा, नाविक रोग के नाम से जिसको जानते हैं। मसूड़ों में खून आएगा, नाविक, बहुत सिंपल बात है, नाविक रोग हो जाएगा। अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहां से तो विटामिन डी की कमी से शरीर में रोग होगा कौन सा? रिकेट्स। या कैल्शियम की कमी से भी हड्डियों में। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? यहाँ पे जो युग्म दे रखे हैं वो कौन एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, अपने को वो देखना है कि इनमें बहुत झगड़ा हो रहा है, जिनकी टाइमिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो यहां से बात करते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन दे रखा है थायमिन। थायमिन बोलते हैं दोस्तों किसका नाम है? थायमिन नाम है विटामिन बी का, विटामिन बी को बोलते हैं थायमिन। और अभी पढ़ा था बी की कौन सा रोग? बी में बेरी, ये देखो बेरी बेरी हो गया। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है एस्कोर्बिक, और एस्कोर्बिक से अभी हमने पढ़ा था एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन सी, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। फिर अगला पूछा है विटामिन ए, विटामिन ए का संबंध क्या वर्णांता से है? नहीं दोस्तों, विटामिन का संबंध वर्णांता से नहीं है ना, वर्णांता तो होता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस। हमारी जो आंखें होती है वो कलर में विभेद नहीं कर पाती, है ना, लाल कलर के अंदर, पीले कलर के अंदर, हरे कलर के अंदर विभेद नहीं कर पाती, तो उसको तो बोलते हैं वर्णांता। और दोस्तों विटामिन ए की कमी से जो होता है वो होता है कौन सा? वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं? ये तो है कलर ब्लाइंडनेस, और ये है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको रात का अंधापन, क्या यहां से सही होगा? और वर्णांता इसके साथ संबंधित नहीं है। विटामिन के, विटामिन के का संबंध हम पढ़ चुके हैं, किससे संबंधित है? रक्त के थक्के के निर्माण से संबंधित।
शरीर में विटामिन के होगा तो रक्त का थक्का आराम से, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आंसर क्या सही जाएगा? विटामिन ए। विटामिन ए आपका रतौंधी होता है, ना कि वर्णांता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है घातक रक्त अल्पता या जिसको बोलते हैं एनीमिया, घातक रक्त अल्पता या एनीमिया विटामिन की कमी से होता है और बीच का डॉट डॉट, कौन से विटामिन की कमी से एनीमिया होता है? देखो एनीमिया, एनीमिया किसको बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं के अंदर रक्त की कमी को, ना केवल रक्त की कमी को दोस्तों, शरीर में अगर रक्त की कमी हो जाए तो भी एनीमिया, शरीर के अंदर दोस्तों आरबीसी की कमी हो जाए तो भी एनीमिया, शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो भी एनीमिया, या दोस्तों शरीर में फेरस की या लौह तत्व की कमी हो जाए, सभी को दोस्तों अवस्थाओं को बोलते क्या बोलते हैं? एनीमिया। और दोस्तों आरबीसी, आरबीसी के निर्माण में दोस्तों भाग लेता है विटामिन बी, विटामिन बी 12 भाग लेता है। और शरीर में अगर दोस्तों विटामिन बी 6 भी भाग लेता है, बी 9 भी भाग लेता है, लेकिन यह आरबीसी को परिपक्व करता है। और उस दौरान अगर शरीर में दोस्तों विटामिन बी 12 की कमी हो गई तो शरीर के अंदर कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया, जिसको बोलते हैं घातक रक्त अल्पता। रक्त का मतलब रक्त, अल्पता का मतलब कमी, तो है विटामिन बी 12। तो आंसर जाएगा विटामिन बी 12, जिसको बोलते हैं साइनोकोबालमिन। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालमिन। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भी था, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। कौन सा तत्व मिलता है? कोबाल्ट मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। अच्छा देखो पूछा है किसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया। कौन कौन से ऑप्शन है? एक तो है आयोडीन, एक है कैल्शियम, एक है लोहा और एक है जस्ता। अभी 2 मिनट पहले आपको मैंने बताया था कि किसकी कमी से एनीमिया होता है। देखो एनीमिया होता है 4 की कमी से। अगर मैं पिछले पेज पे जाता हूं, देखो यहाँ पे आपको बता रखा है मैंने, एनीमिया होता है रक्त की कमी से भी, आरबीसी की कमी से भी, हीमोग्लोबिन की कमी से भी, और शरीर में फेरस की कमी से भी। और फेरस को क्या बोलते हैं? इस फेरस को बोलते हैं लोहा। लोहा। तो दोस्तों हमने कहा शरीर में किसकी कमी से? लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। क्योंकि अगर शरीर में लोहे की कमी हुई तो हीमोग्लोबिन अगर निर्मित नहीं हुआ तो दोस्तों आरबीसी नहीं होगी, और अगर शरीर में आरबीसी की कमी हुई तो दोस्तों शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, क्योंकि रक्त कणिकाओं में लगभग 99% भाग किसका होता है? आरबीसी का होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? क्या है कि 1 गिलास पानी पीने कितनी कैलोरी मिलती है? कैलोरी मतलब कैलोरी होता है मात्रक किसका? ऊर्जा का मात्रक। हमारे शरीर को खाद्य पदार्थों से जो ऊर्जा मिलती है ना, शरीर को खाद्य पदार्थों से जो ऊर्जा मिलती है ना, उसका मात्रक होता है क्या? कैलोरी। बाकी जूल भी होता है, जब फिजिक्स में हम बात करते हैं तो जूल भी होता है, अर्ग भी होता है, अरे है नहीं? तो लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे खाद्य पदार्थों से जो आपको ऊर्जा मिलती है उसको बोलते हैं कैलोरी। और दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि अगर आप पानी पीते हो तो आपको कितनी कैलोरी मिलती है? क्या लगता है जब हम पानी पीते ही अपने को लगता है जैसे मेरे एनर्जी नहीं? हाँ, पेट एक बार के लिए आपकी भूख को थोड़ा बहुत फिल फुल जरूर कर देता है, लेकिन पानी से हमारे शरीर को कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा देने वाले केवल 3 ही पदार्थ हैं, माइंड में बिठा लेना। एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है प्रोटीन और एक है वसा। जबकि प्रोटीन तो हमारे शरीर को ऊर्जा बनाना पसंद ही नहीं करता। हमारा शरीर प्रोटीन से ऊर्जा बनाना पसंद नहीं करता, उसको काम दे रखा है शरीर का निर्माण करना। ऊर्जा देते हैं दोस्तों कौन? कार्बोहाइड्रेट और वसा। और सबसे पहले कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट। इस क्लियर? तो दोस्तों हम कहेंगे जल से ना 5 किलो कैलोरी, ना 15, ना 25, ना 50, कितना दोस्तों? 0 किलो कैलोरी या 0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जल से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं। जल क्यों चाहिए? हमारे शरीर हर भूत जो पापची की मध्यवर्ती के रूप में जल कार्य करता है, इसी कारण से जल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मां का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इनमें निम्नलिखित का अभाव होता है। पूछा गया है दूध, अरे जो मां का दूध होता है ना दोस्तों, उसमें लगभग सारी चीजें पाई जाती है। आप सभी ने पढ़ रखा है, वो संपूर्ण आहार कहा जाता है। क्या बोलते हैं? संपूर्ण आहार। संपूर्ण आहार का मतलब क्या है? दूध में वो सारे पोषक पदार्थ मिलते हैं जो जरूरी होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से मिलते हैं? आप सभी को पता है दूध के अंदर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये जैसे दूध, तो दूध में देखो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कौन सी शर्करा? दोस्तों दूध में मिलती है लेक्टोज। कौन सी शर्करा मिलती है? लेक्टोज शर्करा मिलती है। फिर दोस्तों बात करें वसा मिलती है, बिल्कुल वसा, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड वसा पाई जाती है। ट्राइग्लिसराइड वसा पाई जाती है। अच्छा इसके अंदर प्रोटीन मिलती है, बिल्कुल प्रोटीन मिलता है, कैसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन मिलती है? कैसीन प्रोटीन। क्या दोस्तों दूध के अंदर जल मिलता है ना? बचे तो गई
जल ही मिलता है, हमारे तो जल में दूध मिलता है जहां पे हम रहते हैं, है ना। तो दोस्तों जल भी मिलता है। अच्छा, तत्व मिलते हैं, बिल्कुल दोस्तों तत्व भी मिलते हैं, मुख्यतः जैसे कैल्शियम मिलता है, जल तो मिलता ही है। अच्छा, और बात करें और क्या मिलता है, और दोस्तों जीवाणु मिलता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। दूध की शुद्धता मापने का यंत्र होता है कौन, लैक्टोमीटर। या दोस्तों हम कह सकते हैं दूध में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, लैक्टिक अम्ल है। इट इज क्लियर। तो ये सारी चीजें दोस्तों दूध में मिलती है, लेकिन क्या नहीं मिलता। अच्छा, इसने तत्व पूछा है, तो देखो कौन सा तत्व नहीं मिलता। एक ऑप्शन दे रखा है लोहा, दोस्तों लोहा नहीं मिलता, सीधी बात है, लोहा नहीं मिलता। कैल्शियम भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है और पोटेशियम भी मिलता है। कैल्शियम की ज्यादा मात्रा पाई जाती है, जबकि मैग्नीशियम और पोटेशियम की जो मात्रा पाई जाती है वो आंशिक मात्रा पाई जाती है, जबकि लोहे की मात्रा दोस्तों ना के बराबर पाई जाती है। सीधा ध्यान रख लेना, यहाँ आंसर जाएगा क्या, लोहा। यहाँ आंसर ध्यान मत रख लेना, बस यूं ही फलो फलो में टिक लगाया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है और अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड हमारे पास है सनशाइन विटामिन है। सनशाइन विटामिन या जिसे विटामिन के प्रकाश की किरणों से हमारे शरीर वाला विटामिन कौन सा है। और दोस्तों आप सभी को पता है हमारे शरीर में वाला विटामिन, हम जब सूर्य की जो ताजा किरणें आती है उनका अगर सेवन करते हैं तो हमारी त्वचा के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इर्गेस्टिरोल हार्मोन। क्या नाम है, इर्गेस्टिरोल हार्मोन। इर्गेस्टिरोल हार्मोन हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण करता है, और ये विटामिन डी क्या करेगा, हमारे शरीर में जो कैल्शियम मिला है, जो हमने कैल्शियम प्राप्त किया उस कैल्शियम का हड्डियों पर दबाव करवाएगा। इस क्लियर। और इसी कारण से हम कहेंगे कि सनशाइन विटामिन या दोस्तों सूर्य से मिलने वाला विटामिन कौन सा है रे, ये विटामिन है डी। इसे और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हार्मोन विटामिन, क्योंकि हार्मोन के कारण बन रहा है तो इसे बोलते हैं हार्मोन विटामिन। शरीर में सबसे पहले बनने वाला विटामिन कौन सा है, सबसे पहले बनने वाला विटामिन है, सबसे पहले बनने वाला विटामिन कौन सा है, आपका विटामिन डी। तो इसे बोलते हैं सूर्य का विटामिन, सनशाइन विटामिन, हार्मोन विटामिन, शरीर में सबसे पहले बनने वाला विटामिन आपका होता है। ठीक है साथ दोस्तों, हमारी आज की श्रृंखला होती है वो यहाँ पे समाप्त होती है। देखिए, ये मैंने आपको दोस्तों सॉल्यूशन इसलिए करवाए हैं ताकि आप अपनी चीजों का अवलोकन कर पाए, आप इन चीजों से अपनी कमियों को दूर कर पाए। और आपने जो भी पढ़ा है, चाहे कहीं से भी पढ़ा है दोस्त, आपने जहां से भी पढ़ा है, आपका थ्योरी का मैटर कितना क्लियर है आपको वो पता होना चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, नो डाउट आपने जहां से भी पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है यकीनन। और उम्मीद करते हैं अगली जो श्रृंखला होगी, आज हमारे पास चैप्टर था पोषक पदार्थ, अगला जो भी हम चैप्टर लेने वाले हैं उस चैप्टर की पहले आप थोड़ी करोगे और उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, दोनों मिलकर, हम सभी मिलकर दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करेंगे और अपना आंकलन करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली श्रृंखला के साथ। आज के लिए आपसे विदा चाहता हूं, धन्यवाद।